Good morning. Welcome again in पेपर सॉल्विंग क्लास. लेट कंटिन्यू सैम्पल पेपर 1 और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 दैट बेस्ड ऑन गैसेस स्टेट. क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट ए. A gas at 300 Kelvin exert a pressure of 72 mmHg and occupy a volume of 100 ml. देखिएगा वो किसी गैस के बारे में कह रहा है कि कोई गैस है आपके पास में, ठीक है. उस गैस का टेम्परेचर उसने बोला हुआ है, कितना कर रखा है आपने, टेम्परेचर 300 केल्विन है और उस गैस का प्रेशर जो लगा हुआ है वो है 720 mm ऑफ Hg और कंटेनर में जो गैस है उस गैस का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम आपको कह रहा है 100 ml, इतना है. अब हम क्या करते हैं, ये जो गैस है इसी गैस को थोड़ा सा इसकी जो स्टेट है उसको चेंज करते हैं. चेंज करने पर क्या कह रहा है देखिएगा, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ गैस विच ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 84 ml एट द सेम टेम्परेचर. अगर हम टेम्परेचर यही रखें, इसको चेंज करें ही नहीं, लेकिन अब इस गैस का वॉल्यूम हम चेंज कर दें और वॉल्यूम जो है उसको हमने कम करके 84 ml कर दिया है, तो फिर बताइए इस गैस का नया जो प्रेशर होगा वो प्रेशर कितना होगा, कैलकुलेट कीजिए. तब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिएगा इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. पहला जो तरीका है वो ये है कि इस गैस को अगर हम आइडियल गैस माने तो आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पे लगा सकते हैं. स्टेट के लिए ये फर्स्ट स्टेट है, ये इसकी सेकंड स्टेट है. तो स्टेट के लिए आइडियल गैस इक्वेशन हो जाएगी P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या होता है P2V2 अपॉन T2. ये इनिशियल प्रेशर फर्स्ट स्टेट का दैट इज P1, ये फर्स्ट स्टेट का वॉल्यूम दैट इज V1, ये फर्स्ट स्टेट का टेम्परेचर दैट इज T1 और उसके बाद में P2V2 अपॉन T2 ये बाद का टेम्परेचर. अब टेम्परेचर उसका कांस्टेंट है तो ये वैल्यू सेम ही लिखी जानी है यहाँ पे. उसके बाद में बाद का उसका प्रेशर दैट इज P2 और उसके बाद में बाद का वॉल्यूम उसका P2, ये लीजिए. तो यहाँ से हम सारी वैल्यू को रख करके और P2 को कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हम सीधा का सीधा यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, बॉयल्स लॉ लगा सकते हैं. बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ कहता है कि अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हो तो यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसी के बाद में प्रेशर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है. तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो, अब उसने बोला नहीं है कांस्टेंट है, लेकिन उसने कहा कि उतना ही टेम्परेचर है, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है. तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. तो प्रेशर इज इक्वल टू KV और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो रिलेशन हमारे पास में क्या आता है, रिलेशन हमारे पास में यहाँ से आता है P1V1 इज इक्वल, उल्टा लिख दिया हमने. इसको जब सॉल्व करेंगे तो P प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लगाएंगे K और V. इसका रिलेशन हमारे पास में आएगा P1V1 इज इक्वल टू P2V2. बस सीधा यहाँ से वैल्यूज को पुट कीजिए. उसका इनिशियल प्रेशर रख दीजिएगा 720 mmHg, वॉल्यूम इनिशियल कितना है 100 है. अब आपको ये प्रेशर P2 कैलकुलेट करना है और वॉल्यूम कितना है 84. यहाँ से P2 की वैल्यू निकालना है तो P2 इज इक्वल टू 720 इंटू 100 और डिवाइड कैसे कर दीजिएगा, इसको 84 से सॉल्व करेंगे P2 निकल के आ जाएगा. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिएगा. सेकंड क्या कह रहा है, राइट टू अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस दैट डू नॉट होल्ड गुड अंडर ऑल कंडीशन. अच्छा, जब हम आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हैं, जो कि याद रखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है, ये आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये गैसों के लॉज के ऊपर बेस्ड है. और गैस के लॉ जो है ये किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, ये काइनेटिक थ्योरी के ऊपर बेस्ड होते हैं. काइनेटिक थ्योरी या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी उसके ऊपर बेस्ड होते हैं. अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जब प्रपोज्ड की गई ना तो वहां पे बहुत सारी अजम्पशंस रखी गई, लेकिन उन अजम्पशंस में से दो अजम्पशंस ऐसी थी जो कि हर समय या हर कंडीशन में सही नहीं होती थी. और दो अजम्पशन कौन कौन सी थी, पहली जो अजम्पशन थी वो ये थी कि गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इतने ज़्यादा दूर दूर होते हैं कि उनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स वर्क नहीं करता. इस कारण से इन पार्टिकल में कोई अट्रैक्शन फोर्स वर्क नहीं करेगा, तो हर पार्टिकल फ्री होता है. और हर पार्टिकल फ्री होता है तो हर पार्टिकल फ्रीली क्या करता है,
कंटेनर के वॉल पे स्ट्राइक करता है, जिससे फ्रीली प्रेशर क्रिएट होता है, फ्रीली प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन होता क्या है, जो गैस होती है ना, उन गैस के पार्टिकल्स में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स लगता है, इसलिए ये पार्टिकल्स जो होते हैं गैसों के, ये फ्रीली इसकी वॉल के ऊपर स्ट्राइक नहीं कर पाते हैं, और फ्रीली जब वॉल पे स्ट्राइक नहीं करते हैं ना, तो उससे वो फ्रीली प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर सकते। इसलिए जो रियल गैस होती है, उन रियल गैस में जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, एक्चुअल में वो आइडल से कम होता है, और कम होता है इसलिए इनके प्रेशर को हम इंक्रीज करते हैं, और इंक्रीज करने के लिए प्रेशर में थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ता है। तो पहली जो ये जो अजम्पशन है ना, अट्रैक्शन फोर्स जिससे कि प्रेशर पे फर्क पड़ रहा है, ये वाली अजम्पशन जो है वो सही नहीं है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहती है कि गैस के पार्टिकल इतने दूर होते हैं, उनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, इसलिए हर पार्टिकल फ्री होता है और फ्रीली प्रेशर एक्सर्ट करता है। बट एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में बेशक वो दूर दूर होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, और अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा तो ये पार्टिकल फ्री नहीं रह पाएंगे, और नहीं रह पाएंगे तो फिर ये कंटेनर की वॉल के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। फ्री नहीं रह पाएंगे, तो कंटेनर की दीवार के ऊपर ये स्ट्राइक करेंगे तो बिल्कुल फ्रीली स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे, थोड़ा कम स्ट्राइक करेंगे, तो जो प्रेशर इनसे क्रिएट होता है वो एक्चुअल में कम रहता है, जिस कारण से प्रेशर को हमें इंक्रीज करना पड़ता है। तो ये प्रेशर का करेक्शन होता है। और दूसरी जो एजम्पशन है, वो दूसरी एजम्पशन क्या है, वो रिलेटेड किससे है, वो रिलेटेड है वॉल्यूम से। वॉल्यूम क्या एजम्पशन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जब ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी प्रपोज्ड की गई, तो ये कहा गया कि भाई गैस के जो पार्टिकल हैं वो बहुत छोटे हैं, और वो बहुत बड़े कंटेनर में रखे हुए हैं। तो इस पूरे कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में एक पार्टिकल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, तो इसका मतलब इसने कोई वॉल्यूम अक्वायर ही नहीं किया है। ठीक है, लेकिन अब कोई वॉल्यूम एक्वायर नहीं किया है, तो इस पार्टिकल को फ्रीली मूव करने के लिए जो वॉल्यूम यहां पर मिलेगा, वो पूरे कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर मिलेगा। कंटेनर का वॉल्यूम v मान लीजिए, तो इस पार्टिकल को फ्रीली मूव करने के लिए अवेलेबल वॉल्यूम जो है वो कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होगा। बट एक्चुअल में क्या होता है, एक पार्टिकल के लिए तो ऐसा ठीक है, लेकिन इस कंटेनर में ऐसे बहुत सारे गैस के पार्टिकल हैं। अब अगर इन सब पार्टिकल को इकट्ठा कर दिया जाए, तो इनसे कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम बन जाएगा। ये कुछ ना कुछ टोटल वॉल्यूम का कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो एक्वायर्ड करेंगे। तो फिर इस एक पार्टिकल को फ्रीली मूव करने के लिए क्या अवेलेबल वॉल्यूम जो होगा, क्या वो कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होगा? नहीं होगा। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी तो ये मान के चलती है कि एक पार्टिकल को फ्रीली मूव करने के लिए अवेलेबल जो वॉल्यूम है वो कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होगा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल है उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम अक्वायर किया होता है, जिस कारण एक पार्टिकल को फ्रीली मूव करने के लिए अवेलेबल जो वॉल्यूम होता है वो कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर नहीं होता है। बराबर नहीं है तो कुछ कम होता है। तो कितना होता है, तो यहाँ वॉल्यूम में भी हम करेक्शन करते हैं, और कितना कम होता है तो करेक्शन करके बताया वंडरवाल ने कि कितना वॉल्यूम कम होता है, v माइनस एन बी, इतना वॉल्यूम एक्चुअल में होता है। अब यहाँ n नंबर ऑफ मोल्स है और b यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट है। तो इस तरीके से ये जो दो एजम्पशंस है, प्रेशर वाली और वॉल्यूम वाली, ये दोनों की दोनों ही सही नहीं है। इसलिए जो आइडल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT, इसको आइडल गैस तो फॉलो करती हैं, लेकिन रियल गैस फॉलो नहीं करती हैं। रियल गैस के लिए यहाँ प्रेशर और वॉल्यूम दोनों में करेक्शन रिक्वायर्ड होता है। चलिए, उसके बाद अभी ऑप्शनल है और वाला क्वेश्चन, इसको भी एक बार रीड करें। कैलकुलेट द टेम्परेचर। अच्छा, यहाँ पे टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। 4 मोल ऑफ ए गैस, किसी गैस के 4 मोल है, ऑक्यूपाइंग 5 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब का मतलब लीटर होता है, एट 3.32 बार प्रेशर। सब कुछ चीज दी है, टेम्परेचर पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स बता दिए हैं, 5 लीटर वॉल्यूम है, V बता दिया है, ये प्रेशर हो गया है। तो N तुम्हें दिया है, P तुम्हें दिया है, V दिया है, T पूछ रहा है, और यहाँ R की वैल्यू भी दी हुई है। तो सीधा का सीधा हम आइडल गैस इक्वेशन लगा देंगे, PV इज इक्वल टू nRT। T कैलकुलेट करना है, दोनों को इधर ले आइएगा, T इज इक्वल टू क्या हो गया, PV डिवाइडेड बाई nR। P का वैल्यू भी है आपके पास में 3.32, V का वॉल्यूम भी है आपके पास 5 लीटर, N भी आपको बोला हुआ है 4 मोल, और R की वैल्यू भी उसने दी हुई है आपको। सीधा रख दीजिए, कैलकुलेट होकर के टेम्परेचर जो है वो आ जाएगा।
चलिए अब बी क्या कर रहा है, इन टर्म ऑफ चार्ल्स लॉ एक्सप्लेन -273 डिग्री सेल्सियस इज लोवेस्ट टेम्परेचर। बिल्कुल चार्ल्स लॉ की हेल्प से हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। चार्ल्स ने क्या कहा था, चार्ल्स ने कहा था कि अगर आपके पास कोई गैस हो और उस गैस का अगर आप प्रेशर कांस्टेंट कर देते हैं, अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करोगे वैसे वैसे उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, और हर एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज होता है, 0 पर उसका जो वॉल्यूम था उस वॉल्यूम का 1/273 पार्ट कितना वॉल्यूम बढ़ता जाता है। और जब हम यहाँ पे कर्व बनाते थे इसके लिए, तो जो कर्व हमारे पास में आता था वो कर्व इस तरीके का आता था, और इस कर्व को जब हम एक्स्ट्रा प्लॉट करते थे तो ये कहीं कट करता था, और जहां कट करता था वो टेम्परेचर 0 केल्विन या -273 केल्विन होता था। तो यही हमारा लोवेस्ट टेम्परेचर होता है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी कहते हैं। इस टेम्परेचर से पहले ही जितनी भी गैस होती हैं वो सारी की सारी गैस क्या हो जाती हैं, लिक्विफाइड हो जाती हैं। तो ये कर्व है टेम्परेचर और इधर वॉल्यूम है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर को कम करेंगे ना, तो कम करते करते -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा। इट मीन्स वो सारी की सारी लिक्विफाइड हो जाएगी। इट मीन्स उनकी जो एनर्जी है वो एनर्जी 0 हो जाएगी। दैट इज द लोवेस्ट टेम्परेचर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 आता है। इसमें बड़ी सारी थ्योरी लिखी हुई है थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। हम सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय अ सिस्टम। अब आपके पास सिस्टम है, ये सिस्टम क्या कर रहा है, सिस्टम आपका हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, बाहर से ले रहा है। तो याद रखिएगा जब भी सिस्टम हीट लेगा तो हीट को पॉजिटिव लिखना है, अगर सिस्टम से हीट बाहर जा रहा होता तो नेगेटिव लिखते, तो ये हीट पॉजिटिव लिखी जाएगी। उसके बाद में एंड 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, और सिस्टम फिर काम कर रहा है। अब देखिए सिस्टम अगर काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो ये वर्क नेगेटिव लिखा जाएगा, अगर बाहर से सिस्टम पे वर्क करते तो पॉजिटिव लिखा जाता, ठीक है ना। अब देखिए फर्स्ट लॉ अगर हम थर्मोडायनेमिक्स का लगा दें तो इंटरनल एनर्जी का चेंज डेल्टा यू बराबर क्या होता है, क्यू और डब्ल्यू, ठीक है ना। अब ये प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा हीट हमने बाहर से इसको दी है इसलिए हीट तो पॉजिटिव होगी, वर्क सिस्टम ने किया है तो W नेगेटिव रहेगा। तो इक्वेशन बनेगी डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। अब इनके वैल्यू को रख दीजिएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू कितना है 701 जूल माइनस वर्क कितना है 394, इसको इससे डिडक्ट कर दीजिए, इंटरनल एनर्जी का चेंज जो है वो चेंज निकल करके आ जाएगा। ये लीजिए। उसके बाद में डिफाइन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिएगा जो थर्मोडायनेमिक है उसके अंदर किसी भी सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है वो दो टाइप की है, एक होती है एक्सटेंसिव और एक होती है इंटेंसिव। इंटेंसिव, एक्सटेंसिव का मतलब क्या है, जो कि एक्सटेंड हो जाती है। इट मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम के अमाउंट पे डिपेंड करती हैं। इट मीन्स सिस्टम का अमाउंट अगर ज्यादा है तो वो प्रॉपर्टी ज्यादा होंगी, और सिस्टम का अमाउंट अगर कम है तो वो प्रॉपर्टी कम होती है। जैसे जैसे एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने क्या किया, कोई गैस भर दी है। अब इस कंटेनर में गैस भरी है तो उसका मास यहाँ पे होगा कुछ ना कुछ, उसका वॉल्यूम भी होगा और इसकी डेंसिटी भी होगी, उसका टेम्परेचर भी होगा। अब अगर मैं इसी कंटेनर में एक इमेजिनरी दीवार लगा दूं, ये लीजिए। अब देखिएगा, अब जैसे ही मैंने दीवार लगाई है तो अब अगर इस कंटेनर में जो गैस है उसका अगर मैं आपसे मास पूछूं तो बीचों बीच में लगा दिया है तो मास हाफ हो गया। इसका वॉल्यूम पूछूं तो वॉल्यूम भी हाफ हो गया, लेकिन इसकी डेंसिटी पूछूं तो वो डेंसिटी उतनी ही रहेगी। उसका टेम्परेचर पूछूं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि इसको मैंने वो आधा कर दिया है तो टेम्परेचर आधा हो गया हो, ऐसा नहीं होगा। डेंसिटी भी उतनी रहेगी, क्योंकि डेंसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मास बाई वॉल्यूम। मास कितना कर दिया, पहले से आधा, और वॉल्यूम कितना कर दिया, पहले से आधा। तो बेटा कितना हो जाएगा, ये वही m/v रह जाएगा, डेंसिटी उतनी ही रहेगी जितना कि यहाँ पर था m/v।
तो डेंसिटी और टेम्परेचर उतने ही रहेंगे। इसका मतलब ये इस सिस्टम की अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो जो प्रॉपर्टी सिस्टम की अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है दीज आर इंटेंसिव, और जो सिस्टम की अमाउंट पर डिपेंड करती हैं दीज आर एक्सटेंसिव। तो मास और वॉल्यूम, जैसे यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है, मास और वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है सिस्टम की। इंटरनल एनर्जी, ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि सिस्टम ज्यादा है तो ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी भी ज्यादा होगी। कुछ एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। फिर कह रहा है हाउ इंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज आर रिलेटेड फॉर गैसियस रिएक्शन। तो कोई भी गैसियस रिएक्शन है उसके लिए इंटरनल एनर्जी चेंज और इंथैल्पी चेंज में क्या रिलेशन होता है। इंटरनल एनर्जी चेंज होता है डेल्टा यू, इंथैल्पी चेंज होता है डेल्टा एच। दोनों में रिलेशन बताना है आपको क्या होता है। तो इसको याद कैसे करते हैं, याद करते हैं हम तुम दोनों रात को भाग गए, हम तुम दोनों रात को भागे। तो हम का मतलब होता है डेल्टा एच, एच स्टैंड फॉर हम हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू तुम का मतलब होता है डेल्टा यू, यू माने तुम होता है, यू मीन्स तुम। दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब होता है डेल एन जी, और रात का मतलब होता है आर टी। ये इन दोनों का रिलेशन होता है। डेल एन जी क्या होता है, डेल एन का मतलब नंबर ऑफ मोल का डिफरेंस है केवल गैसियस मोल का। तो ये कैसे निकाला जाता है डेल्टा एन, ये निकाला जाता है नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में जितने गैसियस मोल बने उसमें से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट को डिडक्ट कर दीजिए तो आपके पास डेल्टा एन आ जाएगा। दैट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थर्मोडाइनेमिक का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब ये समझना है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मिथाइल एल्कोहल के लिए कैलकुलेट करो। इसका मतलब वो आपसे पूछ रहा है स्टैंडर्ड फॉर्मेशन की इंथैल्पी, और वो भी मिथाइल एल्कोहल के लिए कैलकुलेट करो। उसके लिए कुछ डाटा दिया है। पहली जो इक्वेशन है उसमें मिथाइल एल्कोहल लिया है, उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई है, मतलब उसका कंबशन कराया है, और CO2 वाटर बना है, इसकी इंथैल्पी दी हुई है। दूसरी रिएक्शन है उसमें कार्बन O2 रिएक्ट करके CO2 बन रहे हैं, कार्बन का कंबशन हुआ है, इसकी इंथैल्पी दी है। और तीसरी रिएक्शन ये वाली है जिसमें वाटर का फॉर्मेशन हुआ है, उसकी इंथैल्पी दी है। तो अब इन तीनों रिएक्शन की इंथैल्पी की हेल्प से हमें वो कैलकुलेट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक डिजायर रिएक्शन लिखते हैं। डिजायर रिएक्शन क्या है वो देखिए, जो उसने पूछी है ना उसी की हम एक इक्वेशन बनाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन इंथैल्पी। तो आपको क्या करना है, मिथाइल एल्कोहल की फॉर्मेशन इंथैल्पी चाहिए। तो इसका मतलब है मिथाइल एल्कोहल के एक मोल को बनाओ, लेकिन बनाना किससे है, तो बनाएंगे इसको, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, कौन है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनकी स्टेबल स्टेट से। तो कार्बन की सबसे स्टेबल जो स्टेट है वो है ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट लीजिए। उससे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की सबसे स्टेबल स्टेट क्या होती है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस लीजिए। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सबसे स्टेबल स्टेट कौन सी होती है, O2, तो ऑक्सीजन गैस लीजिए, इनकी रिएक्शन कराइए, मिथाइल एल्कोहल बना लीजिए। लेकिन अभी बैलेंस नहीं है, बैलेंस कीजिए। बैलेंस करेंगे तो कार्बन इधर एक, क्योंकि एक ही मोल बनाना होता है फॉर्मेशन इंथैल्पी में, एक, तो कार्बन इधर भी एक है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना इधर 314 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से आपको इसके 2 मोल लेने हैं। और ऑक्सीजन यहाँ पे एक ही है तो हाफ O2 लेनी है। अब एक मोल को अगर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की स्टेबल फॉर्म से बनाया तो ये इसकी कहलाती है फॉर्मेशन इंथैल्पी, यही तुम्हें कैलकुलेट करनी है। अब ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसके लिए उसने क्या दिए हैं, कुछ डाटा दिए हैं। अब उन डाटा को लिखिएगा। डाटा में क्या क्या दिया हुआ है तो देखिएगा। सबसे पहला डाटा जो उसने दिया है वो उसने दिया है इधर, अगर मैं लिखूं तो मिथाइल एल्कोहल आपके पास में है, उसका हमने कंबशन कराया 3/2 O2, जिससे क्या बन गया है, CO2 गैस बनी है, और साथ में क्या बन गया है, वाटर बन गया है। और इस रिएक्शन की एंथैल्पी बताइए -726 किलो जूल पर मोल। पहले दूसरी इक्वेशन जो उसने दी है वो लिया है कार्बन ग्रेफाइट वाला, उसको O2 से रिएक्ट कराया है, CO2 बना है, ठीक है। इसकी इंथैल्पी भी उसने दी है, कितनी है, -393 किलो जूल पर मोल। और तीसरी जो इक्वेशन उसने ली है दी है वो है हाइड्रोजन गैस है आपके पास,
हाफ O2 गैस है आपके पास, रिएक्ट करके क्या बन रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल बन गया है। ये इसकी फॉर्मेशन इंथैल्पी है, ये भी दी है तुम्हें -286 किलो जूल पर मोल। तो आपकी ये डिजायर इक्वेशन है और ये गिवन डाटा है। तो अब क्या करेंगे, जो डिजायर इक्वेशन है और ये गिवन डाटा है, तो ये जो गिवन डाटा है ना, इनको हम इस तरीके से अरेंज करेंगे ताकि हमारी ये डिजायर इक्वेशन आ जाए। अब इसको अरेंज कैसे करना है, तो देखिए डिजायर जो इक्वेशन है उसमें देखिए सबसे पहले देखिए रिएक्टेंट क्या है। तो डिजायर इक्वेशन का रिएक्टेंट है एक तो कार्बन ग्रेफाइट। तो इसमें देखो रिएक्टेंट की तरफ कार्बन ग्रेफाइट है क्या, हाँ ये रही। तो यहां से हमारा कार्बन ग्रेफाइट यहाँ आ जाएगा। एक ग्रेफाइट है और हमें भी एक ही एटम चाहिए, एक। तो इसका मतलब ये इक्वेशन हमें एज इट इज यूज लेनी है यहाँ पे। दूसरा जो है वो है हाइड्रोजन आपका रिएक्टेंट के फॉर्म में। अब इनमें से देखो किसी इक्वेशन में हाइड्रोजन रिएक्टेंट है क्या, तो ये वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3, उसमें देखो हाइड्रोजन रिएक्टेंट है। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के कितने मोल रिक्वायर्ड है, तो जबकि यहाँ हाइड्रोजन का एक ही मोल है। एक ही मोल है, इसका मतलब हमें 2 मोल चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, ये जो पूरी इक्वेशन है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो ये रिएक्टेंट भी आ गया, ये भी आ गया। अब तीसरी इक्वेशन क्या है, तीसरी इक्वेशन जो है वो है हमारे पास में ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, तो ऑक्सीजन यहाँ और यहाँ से ऑक्सीजन आ जाएगा। चलिए अब देखिएगा आपको प्रोडक्ट की तरफ क्या चाहिए, मिथाइल एल्कोहल। अब प्रोडक्ट की तरफ देखिए, इनमें किसी में मिथाइल एल्कोहल है क्या, नहीं है। प्रोडक्ट की तरफ मिथाइल एल्कोहल नहीं है, तो प्रोडक्ट की तरफ मिथाइल एल्कोहल लाइए। अब मिथाइल एल्कोहल एक्चुअल में इस इक्वेशन में है ये, लेकिन ये रिएक्टेंट की तरफ है। इसको प्रोडक्ट की तरफ लाएंगे तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा, उल्टा लिखना पड़ेगा, रिवर्स। रिवर्स लिखिए। तो अब हमें यहाँ पे इन इक्वेशन को अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए जो पहली वाली इक्वेशन है उसको क्या करना है, उसको हमें लिखना है रिवर्स। और उसके बाद थर्ड वाली इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। एक बार हम करके देखते हैं, उसको एक रिवर्स लिखता हूँ। रिवर्स लिखूंगा तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, CO2 गैस प्लस में 2H2O इज इक्वल टू CH3OH मिथाइल एल्कोहल प्लस में 3/2O2। अब इस रिएक्शन की इंथैल्पी कितनी होगी, तो रिवर्स करेंगे तो इंथैल्पी इतनी रहेगी, बट साइन चेंज हो जाएगा। साइन हो जाएगा 276 किलो जूल पर मोल। नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई है। दूसरा, ये इक्वेशन एज इट इज ही काम में लेनी है हमें। एज इट इज ही काम में लेने, तो कार्बन जो कि ग्रेफाइट के फॉर्म में है, ठीक है, प्लस में 1 मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू बनेगा CO2। ये लीजिए, ठीक है ना, CO2 बन गया। अब इस रिएक्शन की इंथैल्पी ये हमारे पास 393 किलो जूल पर मोल हो जाएगी। और तीसरी जो इक्वेशन है उसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2H2 प्लस में इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक ही O2 हो जाएगा, और इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 2 वाटर। ये लीजिए। और अब इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी है वो भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 8 2 जा 6 7 हो जाएगा। उसके बाद 2 2 4 5 हो जाएगा नेगेटिव में, ये किलो जूल पर। अब आप इन तीनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। अगर तीनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो देखिएगा क्या आएगा आपके पास में, यहाँ से चेक कीजिएगा एक बार। कार्बन ग्रेफाइट ये आ जाएगा हमारे पास में, यही वाला। 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे हमारे पास में, यही वाले। और ऑक्सीजन देखिएगा, ऑक्सीजन कितनी आ रही है, ऑक्सीजन यहाँ से देखो, एक ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ से आ रही है। जबकि हमें कितना चाहिए, ओनली हाफ ऑक्सीजन चाहिए। इधर आ जाओ, इधर ऐड करेंगे तो इधर ऐड करने से देखिएगा ये आ जाएगा। और इधर देखिएगा 3/2, 1.5 ऑक्सीजन आपके पास इधर है, 2 इधर है, तो 2 में से 1.5 चला जाएगा तो हाफ ऑक्सीजन बच जाएगा। इसका मतलब सही है। इधर वाटर ये कट जाएगा, तो इसका मतलब हमारी ये डिजायर इक्वेशन आ जाएगी अगर हम इन तीनों इक्वेशन का ऐड कर दें तो। तीनों इक्वेशन को ऐड कीजिए। तो सबसे पहली इक्वेशन क्या है, CO2 गैस प्लस में 2H2O, तीनों का रिएक्टेंट ऐड कर दो। दूसरा क्या आ जाएगा, कार्बन जो कि ग्रेफाइट के फॉर्म में है, प्लस में O2 प्लस में 2H2 गैस प्लस में O2, ये सब रिएक्टेंट हो गए। अब प्रोडक्ट में आ जाइएगा। प्रोडक्ट इधर से क्या है, इधर से प्रोडक्ट बना हुआ है मिथाइल एल्कोहल प्लस में 3/2O2 प्लस में CO2 प्लस में 2H2O। आप देखिएगा जो कट सकता है उसे काट दीजिए। इधर 2 वाटर हैं तो इधर भी 2 वाटर है, वो कैंसल्ड हो जाएंगे। उसके बाद इधर CO2 है तो इधर भी एक CO2 है, कैंसल्ड हो जाएगी। इधर 3/2O2 है और इधर एक और एक 2 ऑक्सीजन है ना, तो 2 में से
3/2 जाएगा तो हाफ ऑक्सीजन बच जाएगी। तो नेट इक्वेशन हमारे पास आ गई है कार्बन ग्रेफाइट वाला प्लस में 2H2 प्लस में हाफ O2 इज इक्वल टू, इधर प्रोडक्ट में देखो बस केवल यही प्रोडक्ट बचा है, बाकी के सब खत्म हो गए। तो देखो हमारी डिजायर इक्वेशन आ गई। अब इंथैल्पी क्या होगी, जब इन तीनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो इनकी इंथैल्पी भी सम हो जाएगी। तो तीनों को जब हमने ऐड किया है तो ये नेट इक्वेशन आ गई। तो इस नेट इक्वेशन की जो इंथैल्पी होगी वो इन सबका सम हो जाएगी। सबका सम कर दीजिए, सम क्या आ जाएगा 726 प्लस में ये इंथैल्पी ये वाली माइनस किया तो -393 और प्लस में फिर -572 इतना किलो जूल पर मोल। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगी इंथैल्पी इज इक्वल टू 726 प्लस माइनस माइनस का 393 प्लस माइनस माइनस की 572। अब इन माइनस वाली को जोड़ देंगे, 726 माइनस का कितना आ जाएगा 569। अब इसमें से इसको डिडक्ट कर देंगे, माइनस के अंदर कुछ ना कुछ आंसर जो है वो आ जाएगा किलो जूल पर मोल। अब ये जो रिएक्शन की इंथैल्पी है यही इसकी होगी फॉर्मेशन इंथैल्पी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी की भी फॉर्मेशन इंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो डिजायर इक्वेशन है वो लिखनी है और फिर जो डाटा दिया हुआ है उस डाटा को इस तरीके से अरेंज करेंगे ताकि हमारी डिजायर इक्वेशन बन जाए। अगर किसी को रिवर्स करना है तो रिवर्स करेंगे, किसी को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उनको ऐड कर देंगे। जब उन इक्वेशन को ऐड करके डिजायर इक्वेशन बनाएंगे तो उनकी एंथैल्पी भी ऐड हो जाएगी और फाइनल रिएक्शन की एंथैल्पी आ जाएगी। इसी के साथ सैंपल पेपर नंबर 1 जो है बेटा ये कंप्लीट होता है। 3-4 वीडियो इसके बने हैं। अब आने वाले 1-2 दिन के अंदर हम दूसरा जो सैंपल पेपर है वो सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।